अफगानिस्तान तालिबान अचानक भारत में घुस आया। भारत वाले बड़े डर गए जिस तालिबान का हम लोग विरोध करते थे। तो इसको किस तरह से देखा जा रहा है? ये तो निसंदेह कि तालिबान को लेकर के एक वैश्विक संदेह है, लेकिन उस संदेह को उन्होंने ये साबित किया गवर्नेंस एक रीजनल स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं। जो आतंकवादी घटना हुई पहलगाम की घटना जो हुई, पाकिस्तान ने तो अपनी नीयत नहीं बदली, ना अपना चरित्र बदला, लेकिन अफगानिस्तान में जो तालिबान शासन है उसने अपने आप को काफ़ी ट्रांसफॉर्म किया है। तो ये बिल्कुल सही समय है कि हमें इस क्षेत्र के उस देशों के साथ इंगेजमेंट बढ़ानी चाहिए। वहाँ जो एक लोकतांत्रिक उथल पुथल मची है, वहाँ भी स्थायी शांति की तरफ बढ़े। पाकिस्तान एक चीन के साथ उसकी पुरानी दोस्ती है, अमेरिका और चीन की भी दोस्ती बढ़ रही है। चाइना का इंगेजमेंट तालिबान के साथ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में भारत चुपचाप तो नहीं बैठ सकता, तो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, इसलिए दोनों एक मंच पे आ गए साथ। तो पाकिस्तान को भी संदेश है कि आप अपनी सीमा में रहिए, अफगानिस्तान अकेला नहीं है, अफगानिस्तान के साथ भारत जैसा देश खड़ा है। तो ये सिर्फ भारत की ज़रूरत नहीं है, अफगानिस्तान को भी भारत की ज़रूरत है। ये जो अटैक हो रहे हैं अफगानिस्तान पे, जो कल अटैक हुआ या उसके पहले भी जो अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान के द्वारा, ये अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, उसे कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। ये तो क्लियर कट संदेश है कि आप भारत से दोस्ती करेंगे तो हम आपको डिस्टेबलाइज करेंगे। तो हम तो अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए संबंधों का विस्तार कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि तालिबान के विदेश मंत्री यहाँ आएंगे तो उससे कुछ बिहार के चुनाव में फर्क पड़ेगा। घरेलू राजनीति में जो ज़्यादा समझ रखते हैं वो लोग कुछ इसमें लिंक निकाल सकते हैं। अचानक से एक रेसिप्रोकल टैरिफ का जो मुद्दा उठा दिया राष्ट्रपति ट्रंप ने, उसने भारत को भी आश्चर्य में डाला। अब ये सिग्नल आ रहे हैं कि दोनों की मीटिंग के बाद कुछ मुद्दे रिजॉल्व हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, स्वतंत्र की टीम इस वक्त जेएनयू में है। जेएनयू में इंटरनेशनल स्टडीज़ में है। और यहाँ पर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ अभिषेक श्रीवास्तव जी हैं। अभिषेक जी, आप यहाँ पर किस डिपार्टमेंट में हैं और क्या है? मैं यहाँ पर सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसआर्मामेंट, जिसे सीपॉट बोलते हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, उसमें मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और बेसिकली डिप्लोमेसी एंड डिसआर्मामेंट, ये दो सब्जेक्ट जो मेजर सब्जेक्ट हैं, एंड वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट डिप्लोमेसी एंड डिसआर्मामेंट, तो मैं उसे पढ़ाता हूँ यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए आप लोग, हमारे पास बराबर मेल आ रहा था कि भारत की विदेश नीति कैसी है। अभी जो अफ़गानिस्तान से मंत्री आए हैं उनका क्या मतलब है, ट्रम्प साहब को पीस अवार्ड का क्या है, ये सब सवाल आप पूछ रहे थे। और आपके सवालों के जवाब जो सही से देंगे वो अभिषेक जी देंगे। अभिषेक जी, अफ़गानिस्तान तालिबान अचानक भारत में घुस आया। भारत वाले बड़े डर गए कि भाई अफ़गानिस्तान तालिबान आ गया है यहाँ पे, जिस तालिबान का हम लोग विरोध करते थे। तो इसको किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, अफ़गानिस्तान के साथ तो हमारे बड़े पुराने ताल्लुकात रहे हैं और अफ़गानिस्तान में भारत की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है, 3 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। और उसमें अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ एक ऐसा रिश्ता है जो कल अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री ने रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे काबुली वाला का एक संबंध था हमारे बीच। अगर हम उस कहानी से ही भारत और अफ़गानिस्तान के संबंधों को देखें, और तो हमें ये समझ में आता है कि जो एक सस्पिशियस, जो एक शंका थी दोनों देशों के बीच में पिछले 3 सालों में जब तालिबान सत्ता में आई, तो ये तो निसंदेह कि तालिबान को लेकर के एक वैश्विक संदेह है और एक वैश्विक संदेह है, लेकिन उस संदेह को उन्होंने ये साबित किया पिछले 3 सालों में कि जो संदेह है उससे परे जा कर के वो एक गवर्नेंस, एक रीजनल स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं। तो इसमें हमारे लिए बेटर ये हुआ कि हमने देखा कि भारत के अंदर जो आतंकवादी घटना हुई पहलगाम की घटना जो हुई, उसके बाद हमें ये देखने को आया कि पाकिस्तान ने तो अपनी नीयत नहीं बदली, ना अपना चरित्र बदला, लेकिन अफ़गानिस्तान में जो तालिबान शासन है उसने अपने आप को काफ़ी ट्रांसफॉर्म किया है। तो हमें इंगेजमेंट रखने में कोई बुराई नहीं है और हमने वही प्रयास किया। तो भारत की डिप्लोमेसी जो अब काफ़ी मैच्योर है, तो उन्होंने एक इंगेजमेंट स्ट्रैटेजी अपनाई। और वो इस समय के हिसाब से, जब एक इस क्षेत्र की राजनीति बदल रही है या वैश्विक राजनीति बदल रही है राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद और रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान, तो ये बिल्कुल सही समय है कि हमें इस क्षेत्र के उस देशों के साथ इंगेजमेंट बढ़ानी चाहिए और
इस क्षेत्र में, चाहे वो हमारे पूरब के पड़ोसी हों या पश्चिम के पड़ोसी हों या उत्तर के पड़ोसी हों, वहाँ जो एक लोकतांत्रिक उथल पुथल मची है, वहाँ भी स्थायी शांति की तरफ बढ़े। आप ये चीज़ समझाइए कि ये जो विदेश मंत्री आए हैं आमिर खान मुत्तकी, तो ये इनसे मुलाकात 4 महीने पहले या 3 महीने पहले दुबई में भी हुई थी। फिर जब इनका सब हटा तो ये आए, तो ये कोई सोची समझी नीति है कि इनको बुलाया गया है, ये आए हैं, इसके पीछे की कुछ कहानी बताइए। हाँ बिल्कुल, ये वेल क्राफ्टेड मीटिंग है। जब हमारे विदेश मंत्री की मीटिंग हुई दुबई में, और उसके बाद ये बात हुई कि हमें फिर से मिलना चाहिए, तो अब देखिए जो क्षेत्रीय राजनीति बदल रही है, जो मैंने कहा, तो जैसे पाकिस्तान एक चीन के साथ उसकी पुरानी दोस्ती है, फ़िलहाल में अमेरिका और चीन की भी दोस्ती बढ़ रही है। ऐसे समय में हमने जो अफ़गानिस्तान में जो इतना लंबा इन्वेस्टमेंट किया है, और हमने भी 3 साल में ये परखा कि हमें तालिबान के साथ किस तरह से रिलेशनशिप में जाना चाहिए। चाइना का इंगेजमेंट तालिबान के साथ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में भारत चुपचाप तो नहीं बैठ सकता। भारत को अपनी एक प्रोएक्टिव अप्रोच रखनी पड़ेगी, और वो भी तब जब हमारी एक कंटिगुअस लैंड है, हम तात्कालिक पड़ोसी हैं बिल्कुल। तो इसलिए अफ़गानिस्तान एक प्रमुख देश है दक्षिण एशिया में और वैश्विक राजनीति में, और भारत को ज़रूरत भी है और अफ़गानिस्तान को भी ज़रूरत है भारत की, क्योंकि अफ़गानिस्तान की भी जो लीडरशिप है, उन्हें भी एक इंटरनेशनल वैलिडेशन चाहिए। और भारत से बेहतर कौन सा देश हो सकता है जो डेमोक्रेसी, इतनी पुरानी डेमोक्रेसी, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है। तो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, इसलिए दोनों एक मंच पे आ गए साथ। कोई भी मुलाकात एक संदेश देना चाहती है, तो ये क्या संदेश हम लोग पड़ोसियों को देना चाह रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस मुलाकात, इस बर्ताव, रिलेशंस के लिए अफ़गानिस्तान? ये संदेश है कि हमारे और अफ़गानिस्तान के बीच में संवाद जारी है। हम अफ़गानिस्तान के साथ हैं, अफ़गानिस्तान हमारे साथ है, और पाकिस्तान जो एक मिस एडवेंचर कर रहा है अफ़गानिस्तान में, तो पाकिस्तान को भी संदेश है कि आप अपनी सीमा में रहिए। अफ़गानिस्तान अकेला नहीं है, अफ़गानिस्तान के साथ भारत जैसा देश खड़ा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि चीन जो वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेस और वहाँ पे जो एक रिसोर्स कंपटीशन है अफ़गानिस्तान में, तो चीन को भी ये मैसेज देना कि आप इकलौते प्लेयर नहीं हैं वहाँ पर, हम सभी पुराने पड़ोसी हैं, एक पुराने संबंध हैं हमारे अफ़गानिस्तान के साथ, तो हमारा भी उनके साथ इक्वल रिलेशन रहेगा। तीसरी चीज़ कि रूस, चीन के अलावा और पाकिस्तान के साथ संबंध अफ़गानिस्तान के अच्छे नहीं हैं, तो अफ़गानिस्तान को भी एक दूसरे अल्टरनेट प्लेयर जो विश्व व्यवस्था में दूसरी तरफ खड़े लोग हैं, उनके साथ भी एक ऐसा संबंध चाहिए था जब वो ये दिखा पाएँ कि विश्व के सभी प्लेयर्स के साथ हमारी इंगेजमेंट स्ट्रेटजी बढ़ रही है। तो ये सिर्फ भारत की ज़रूरत नहीं है, अफ़गानिस्तान को भी भारत की ज़रूरत है। तो ये संदेश अफ़गानिस्तान ने दिया विश्व को कि देखिए हमारी संबंध भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों के साथ। भारत ने ये संदेश विश्व को दे दिया कि अफ़गानिस्तान अकेला नहीं है, उसका एक पुराना दोस्त, हमेशा से रहा पड़ोसी उसके साथ। एक चीज़ और भी बताइए, आजकल वो भी खबर चल रही है, अफ़गानिस्तान का जो एयर बेस है उसको यूएस क्या दोबारा मांगने की या उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश हो रही है? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पूछा। अब जो बगराम एयर बेस है, वहाँ पर जो उनकी बातें चल रही हैं कि उस पर फिर से वो एयरबेस को क्लेम करना चाहते हैं, तो इसमें देखिए ये है कि रीजनल स्टेबिलिटी के लिए, रीजनल स्थिरता के लिए ज़रूरी है कि भारत इस क्षेत्र को एक साथ दे उन देशों के साथ। दूसरी चीज़ कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका जब वापस जा चुका है, उन सारे स्थितियों से बाहर निकल चुका है, तो अब अमेरिका को अफ़गानिस्तान में एयरबेस लेने की ज़रूरत नहीं, और अफ़गानिस्तान विरोध भी कर रहा है। ये जो अटैक हो रहे हैं अफ़गानिस्तान पे, जो कल अटैक हुआ या उसके पहले भी जो अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान के द्वारा, ये अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, उसे कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे मौके पर जब अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री यहाँ पर आए हुए हैं और उस समय अटैक कर रहा है पाकिस्तान, तो ये तो क्लियर कट संदेश है कि आप भारत से दोस्ती करेंगे तो हम आपको डिस्टेबलाइज करेंगे। तो पाकिस्तान एक खेल खेल रहा है और पाकिस्तान का ये खेल किसी न किसी के इशारे पे है, जो कि मुझे लगता है कि बगराम एयरबेस जो है वो अफ़गानिस्तान के पास ही रहना चाहिए। अमेरिका की अभी वहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, अमेरिका का अपना एजेंडा पूरा हो चुका है जो वो बिन लादेन के लिए आए थे 9/11 के हमले के बाद। तो अब तो कोई ऐसा कारण नहीं दिखता है कि अमेरिका को वहाँ
आना चाहिए। दूसरा, रूस और ईरान इस रिश्ते से खुश होंगे कि कुछ उनमें भी नाराज़गी सी हो जाएगी? नहीं, मुझे लगता है कि रूस और ईरान के साथ हमारी ऐसी कोई नाराज़गी नहीं होगी। और भारत की विदेश नीति के बारे में अब मैं कहूँ, देखिए, क्योंकि भारत एक मल्टीलैटरल अप्रोच और मल्टी इंगेजमेंट अप्रोच लेकर के चल रहा है। तो भारत तो ब्रिक्स का भी मेंबर है, भारत क्वाड का भी मेंबर है, भारत SCO का भी मेंबर है, और भारत 2+2 डायलॉग रशिया के साथ भी इस्टेब्लिश किए हुए है, 2+2 डायलॉग US के साथ भी इस्टेब्लिश किए। तो भारतीय विदेश नीति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो चाहे वो रूस हो या ईरान हो, उसे भी समझना पड़ेगा कि भारत मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच के साथ अपनी विदेश नीति चला रहा है। तो हम अफगानिस्तान के साथ भी दोस्ती रखेंगे, हम अमेरिका के साथ भी हमारी वार्ता चल रही है। तो हम तो अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए संबंधों का विस्तार कर रहे हैं। सर, ये चीज़ भी हमारे दर्शक समझना चाहेंगे, क्योंकि जैसे केंद्र में भाजपा सरकार है और एक अफगानिस्तान के मंत्री आते हैं, मुस्लिम मंत्री हैं, वो देवबंद भी जाएंगे, आगरा भी जाएंगे, और बिहार में चुनाव है। तो क्या ये कुछ इंटरनल संदेश भी है? मुझे नहीं लगता कि तालिबान के विदेश मंत्री यहाँ आएंगे तो उससे कुछ बिहार के चुनाव में फ़र्क पड़ेगा। बिहार के चुनाव के अपने मुद्दे हैं, उसका तालिबान के विदेश मंत्री, मतलब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के आने से वहाँ कुछ फ़र्क पड़ेगा ऐसा। देखिए, जो राजनीति में ज़्यादा, घरेलू राजनीति में जो ज़्यादा समझ रखते हैं वो लोग कुछ इसमें लिंक निकाल सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए बड़ा संदेश है। ठीक है सर, अब चलिए ट्रम्प साहब की बात की जाए जी। और ट्रम्प साहब ने पिछले अगर 15-20 दिन या 1 महीने के बीच में देखे 2 बार मोदी जी और ट्रम्प साहब की बातचीत हुई है। तो अब इसका क्या नया कोई रिश्ता है, क्या संबंध है, किस तरह से अब आगे का हम लोग समझ सकते हैं? देखिए, राष्ट्रपति ट्रम्प ने जब सत्ता संभाली दूसरी बार अमेरिका में, तो सभी खुश थे, सभी को एक होप था, और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रपति ट्रम्प से बड़े अच्छे संबंध हैं, जो कि लगा कि एक पर्सनल केमिस्ट्री और अच्छा काम करेगी। लेकिन अचानक से एक रेसिप्रोकल टैरिफ का जो मुद्दा उठा दिया राष्ट्रपति ट्रम्प ने, उसने भारत को भी आश्चर्य में डाला, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि 2 लोकतांत्रिक देश जो विश्व व्यवस्था में साथ काम कर रहे हैं, और विश्व व्यवस्था के लिए ज़रूरी है 2 लोकतांत्रिक देशों का साथ में काम करना, उस पर एक लगा जैसे कोई स्पीड ब्रेकर आ गई। लेकिन मामला ये है कि अब राष्ट्रपति ट्रम्प को भी धीरे धीरे ये बातें समझ में आ रही हैं कि संवाद का कोई अल्टरनेट नहीं है, संवाद करना चाहिए। भारतीय प्रधानमंत्री भी संवाद की तरफ ही बढ़ रहे हैं। आसियान की मीटिंग में हो सकता है उनकी मुलाकात होगी, इसी महीने होने वाली है। तो वहाँ पर अब ये सिग्नल आ रहे हैं कि दोनों की मीटिंग के बाद कुछ मुद्दे रिजॉल्व हो जाएंगे। जहाँ तक बात है रूस यूक्रेन वॉर के परिप्रेक्ष्य में जो 25% टैरिफ लगाया राष्ट्रपति ट्रम्प ने, वो बड़ा ही आश्चर्यजनक था और वो इलॉजिकल था मेरे मानने में, क्योंकि जो तेल खरीदने के नाम पे वो टैरिफ लगा रहे हैं 25%, तेल तो बहुत सारे देश खरीद रहे हैं, उस पर आप टैरिफ नहीं लगा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि आप कह रहे हैं, उनके जो सहयोगी हैं पीटर नवारो जैसे उनके जो सहयोगी हैं, वो कह देते हैं दिस इज़ इंडियाज़ वॉर, इंडिया ही युद्ध के लिए वो कर। तो आप यूरोप को देखिए, यूरोप कितना उनसे एनर्जी खरीद रहा है। आप दिस इज़ यूरोप वॉर, और दूसरी तरफ से देखा जाए तो दिस इज़ अमेरिका वॉर, कि आप जिस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं चीज़ों को, तो इसमें भारत को दोष देना और भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाना ये बहुत ही अनुचित है और ये इलॉजिकल भी है। इसके पीछे किसी भी लॉजिक ने उनके इस डिसीजन को डिफेंड नहीं किया। इवन अमेरिका में उनके देश में ही बहुत विरोध हुआ इस निर्णय का। और देखिए, हो सकता है आसियान मीटिंग के बाद उन्हें समझ में आए। ट्रम्प साहब अपने दूसरे कार्यकाल में थोड़े आश्चर्यजनक फैसले ले रहे हैं, थोड़ी जल्दबाजी में भी दिख रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, अब उनके मन की बात तो बिल्कुल। सर, ये वीज़ा का क्या, इसका कुछ ऑल्टरनेट भारत देख रहा है कि अब कहाँ पर जाए? इस तरह की वीज़ा की फ़ीस बढ़ा दी गई है US का आपका। हाँ, उसको वीज़ा में देखिए क्या है कि जिस तरह से न्यूज़ आई और जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियन जो सिटीजन्स हैं उन्होंने जिसको परसीव किया, इसमें एक चीज़ ये समझना होगा कि उन्होंने बाद में क्लैरिटी लेकर के अमेरिका एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लैरिटी लेकर के आया कि जो नए लोग जाएंगे उनको, उनके लिए ये है, जो पहले से हैं जो रिन्यू भी कर रहे हैं उनके लिए भी नहीं है, जो नए अप्लाई करेंगे उनके लिए है।
तो एक तरह से देखिए तो मुझे तो लगता है कि इसमें भारत के अंदर जो एक लंबे समय से एक डिबेट चल रही थी कि जो हमारे बेस्ट माइंड हैं उसे वो इंटरनेशनल एमएनसीज जो हैं वो ले जाती हैं अपने यहाँ, तो वो एक मौका हमारे पास है कि हम वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके उस बेस्ट माइंड को अपने यहाँ रोक के इनोवेशन करें। हमारे यहाँ के बेस्ट इनोवेशन माइंड्स जो हैं वो वहाँ चले जाते हैं, वहाँ जा कर के उस इकोसिस्टम में, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में इनोवेट करते हैं और वो ग्लोबल प्रोडक्ट बन जाता है। आज भारत को ऐसे माइंड की ज़रूरत है, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है कि हम कुछ ग्लोबल प्रोडक्ट बनाएं। बिल्कुल। हमें ग्लोबल प्रोडक्ट बनाने की, जो ग्लोबल प्रोडक्ट का अर्थ ये है, आपके दर्शकों को बता दूं मैं, कि जिसकी एक्सेप्टेंस ग्लोबली है। जैसे फॉर एग्जांपल, या जो ग्लोबली बिकता है, जैसे गूगल या माइक्रोसॉफ्ट है, या इस तरह के और भी, जैसे आप मैसेजिंग ऐप्स हैं, या आप चले जाइए प्रोडक्ट्स में तो हुंडई है, सैमसंग है, ये ग्लोबली हर मार्केट में हर जगह आपको दिखता है। भारत को भी ऐसे प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत है, ऐसे हार्डवेयर प्रोडक्ट बनाने की। योगा है हमारा, ग्लोबली एक्सेप्टेड है, हर जगह लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको रोज प्रयोग में ला रहे हैं, लेकिन हम उससे कुछ इनकम तो कर नहीं रहे हैं, उससे हमारे रेवेन्यू जनरेशन क्या हो रहा है ये तो अलग। तो हमें ऐसे हार्डवेयर प्रोडक्ट, ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ग्लोबल एक्सेप्टेंस वाले प्रोडक्ट बनाने चाहिए, जिससे हमारी इकॉनमी भी बढ़ेगी। और ये एक मौका मुझे लगता है, मैं हो सकता है आपके कुछ दर्शक मेरे विचार से सहमत ना हो, लेकिन ये मौका मुझे लगता है कि जब बेस्ट माइंड को हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे करके उन्हें अपने यहाँ रोक सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आप ही की बात से लोग फिर ये बात ज़रूर कहेंगे कि हम लोग अपना प्रोडक्ट बनाने की बात कर रहे हैं और उधर हम लोग चाइना के भी बहुत करीब आ रहे हैं। जब चाइना के सारे प्रोडक्ट हमारे मार्केट में आ जाएंगे तो फिर हमारे प्रोडक्ट कैसे चीज़ें आएंगे, ये भी एक चीज़ों को समझाइए। हाँ, देखिए, चाइना के साथ 136 बिलियन डॉलर की हमारी व्यापारिक संबंध है, जिसमें भारत ही नुकसान में है, चाइना फ़ायदे में है। तो यही तो एक लंबी श्रृंखला है। ये एक दिन में, 2 दिन में, या एक हफ्ते में, 2 साल में, 5 साल में नहीं कंप्लीट होती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और उस लेवल पे जाने में एक समय लगता है। आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्लोगन दिया और उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने एक्सेप्ट किया, तो आत्मनिर्भरता ही इसका समाधान है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रोडक्ट बनाएं। अभी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ऐसे आ रहे हैं, कुछ हम उस लेवल पे जा रहे हैं, और क्वालिटी और उसका क्या बोलते हैं उसको, रेट, वैल्यू, क्वालिटी एंड वैल्यू दोनों को ध्यान में रख करके ही हम उसको एक्सेप्ट करा सकते हैं अपनी जनता के बीच में। कारण क्या है कि चीन के प्रोडक्ट आते हैं, चीन के प्रोडक्ट ऐसे अट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि वो सस्ते होते हैं, कुछ मामलों में सस्ते होते हैं, रिलेटिवली सस्ते होते हैं। और तो इसलिए हमें क्वालिटी और वैल्यू को ध्यान में रखते हुए हमें आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना होगा। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और उसका मार्केटिंग, ये कोई 1-2 साल का प्रोसेस नहीं है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जो भारत ने 1991 में लिबरलाइजेशन के बाद जो गाड़ी हमारी मिस हो गई, हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी 2014 के बाद एक प्रयास कर रहे हैं कि वो गाड़ी फिर से एक रफ्तार पकड़े। देखिए क्या। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ना कल ही अभी दिल्ली ही चले जाइए, दिल्ली की लाइट मार्केट में सारी लाइटें चाइनीज आ चुकी हैं। हाँ, आ चुकी हैं, बिल्कुल। दिवाली तो उसको कंपटीशन देना बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका समाधान कोशिश ही कर सकते हैं। इसका समाधान यही है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, अपने MSMEs को जितना सपोर्ट करें सरकार। और चाइना की इकॉनमी 19 ट्रिलियन डॉलर है, हमारी इकॉनमी 4 ट्रिलियन डॉलर है। ऑल्दो उनका ग्रोथ रेट लो है, हमारा ग्रोथ रेट हाई है, तो हम एक चढ़ान की तरफ हैं और अगले 5 सालों में हमें दिखेगा कि हम एक अच्छी इकॉनमी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो बदलाव दिखेगा हमें। सर, अब चलते चलते ये भी आप बता दीजिए कि भाई वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने गाज़ा और इजराइल पीस करा दिया और ऑपरेशन सिंदूर का भी क्रेडिट लेते हैं, तो नोबेल पीस का क्या? देखिए, गाजा पीस प्लान पे पहले मैं बोलूँगा कि ऑन पेपर ये तो बड़ा सुंदर सुंदर शब्द दिखते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि उस रीजन में, जो वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट कह लीजिए, उस रीजन में कौन है जो ये इंश्योर करेगा कि ये गाजा पीस प्लान सस्टेन करेगा? बिल्कुल। ये क्या 2 महीने बाद ऐसी फिर से स्थिति नहीं होगी कि फिर से युद्ध शुरू हो जाए? अभी ये गाजा पीस प्लान
कितना सस्टेनेबल होगा ये अभी सोचने वाली बात है। और ये बहुत जल्दबाजी में कहना होगा कि गाजा पीस प्लान आया अब सब कुछ ठीक हो गया, ऐसे ही अब्राहम अकॉर्ड आया था सब ठीक हो गया था, ऐसा कुछ होता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखिए नेशनल इंटरेस्ट बहुत हावी होते हैं और नेशनल इंटरेस्ट बहुत ही डायनेमिक होते हैं, वो हमेशा बदलते रहते हैं। तो एक तो ये चीज़ हुई। दूसरी चीज़ कि अब भारत पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आते हैं तो देखिए क्रेडिट तो सिर्फ उन्होंने सेल्फ क्लेम्ड क्रेडिट लिया, न पाकिस्तान ने वैलिडेट किया न इंडिया ने वैलिडेट किया। हाँ, आसिफ मुनीर बार बार जा कर के उनके दरबार में वैलिडेशन देते रहे हों, लेकिन उससे ये नहीं कहीं साबित हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर में जो सीज़ फायर हुआ उसमें ट्रंप का कहीं कोई रोल था। बातचीत की होगी, लेकिन दो लोगों के बीच, दो लोगों से आपसी बातचीत करना, मीडिएशन कभी नहीं होता। मीडिएशन के अपने कुछ सेट फार्मूला होते हैं। तो ये तो उनका क्लेम इनवैलिड है। अब बात आती है कि उनको पीस प्राइज़ नहीं मिला, तो बड़ी अफसोस की बात है कि उनको पीस प्राइज़ नहीं मिला, बेचारे दुखी होंगे। लेकिन अब क्या करें, अब अगले साल का इंतज़ार करना होगा उनको। देखिए, उनको पीस प्राइज़ नहीं मिलने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि जो वो क्लेम कर रहे थे कि वो आएंगे और 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर उन्हें वो रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवा देंगे। आज लगभग 7-8 महीने हो गए रशिया यूक्रेन वॉर नहीं रुका, और रशिया यूक्रेन वॉर के लिए वो उन सभी लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जिसका इसमें कोई डायरेक्ट भूमिका नहीं है। भारत जैसे देश को वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर भारत के कारण हो रहा है। बड़ा हास्यास्पद लगता है। इसलिए रशिया यूक्रेन वॉर में ना उन्हें कोई एंड मिल रहा है, वो फंस चुके हैं अपने क्लेम में। दूसरी चीज़ कि जो उन्होंने टैरिफ का मुद्दा उठाया, रेसिप्रोकल टैरिफ का मुद्दा उठाया, रेसिप्रोकल टैरिफ ने पूरे वर्ल्ड में क्योस क्रिएट किया है। सभी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो अनिश्चितता के दौर में चली गई कि अब इसके बाद क्या हो। बिल्कुल, उसमें भारत भी है, भारत में भी एक बड़ी इंडस्ट्री है जो अफेक्ट होगी। देखिए, नवंबर में बात होती है, हो सकता है समाधान निकल जाए, लेकिन उनके टैरिफ प्लान ने जो क्योस क्रिएट किया पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में, वो उनकी नीयत पे ये दिखाता है कि वो अस्थाई शांति के पुरोधा तो नहीं है, स्थायी शांति उनके एजेंडे में नहीं है। तो इसलिए उनको पीस प्राइज़ नहीं मिलने के पीछे बहुत सारे रीज़न है। रशिया यूक्रेन वॉर का सक्सेस ना रुकना, गाजा पीस प्लान बहुत देर से लाए। अगर ये 3 महीने पहले आ चुका होता तो एटलीस्ट 3 महीने में लोग ये देख चुके होते कि हाँ शांति हुई, स्थापित हुई। क्योंकि अभी तो पीस प्लान आया, अभी तो एग्जीक्यूशन भी नहीं हुआ उसका, अभी तो ये पेपर पे है। तीसरी चीज़ कि टैरिफ प्लान के कारण ये जो हुआ है वर्ल्ड में क्योस क्रिएट हुआ है। सर, आप इंटरनेशनल स्टडीज़ को पढ़ाते हैं, समझते हैं। एक चीज़ से काफ़ी सवाल पिछले कुछ सालों से चल रहा है, लोग जानना चाह रहे हैं कि आप अच्छे बेहतर से बता पाएंगे। जो ये विदेश मंत्रालय होता है, इसमें जो मंत्री होते हैं वो जनता से चुना जाने वाला आदमी होना चाहिए या ब्यूरोक्रेसी से जाने वाला? सही डिसीज़न, सही निर्णय, सही पोस्ट के लिए कौन परफेक्ट है? देखिए, ये डिबेट बहुत पुराना है। हाँ। जब हम लोग छात्र हुआ करते थे तो ये डिबेट होता था कि स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट का डिबेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते थे हम लोग। तो ये डिबेट बहुत पुराना है। अब इस डिबेट का कोई अर्थ इसलिए नहीं है क्योंकि विदेश मंत्री जनता से चुना हुआ हो या स्पेशलिस्ट चुना हुआ हो, उन्हें राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर काम करना होता है। तो राष्ट्रीय हित जब एक इम्पॉर्टेंट अंडरलाइन है तो उसमें जो ट्रेंड डिप्लोमेट हैं, जाहिर सी बात है उनका 40 वर्ष का अनुभव, 30 वर्ष का अनुभव हमारे डिप्लोमेसी को समझने में काम आएगा। दूसरी चीज़ कि जो जनता से चुने हुए व्यक्ति हैं उन्हें जनता की तरफ जवाबदेही होती है। ये चीज़ हमें ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में एक सिटीजन सेंट्रिक डिप्लोमेसी उभर करके आई। सिटीजन सेंट्रिक डिप्लोमेसी का अर्थ ये है, आपके दर्शकों को बता दूं, जहाँ पर हम दो देशों के बीच में जो संबंध बनाते हैं उसका सीधा सीधा ताल्लुक जनता से होता है। जैसे मान लीजिए हमने किसी देश के साथ ट्रेड डील की या कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की डील की या फूड, फर्टिलाइज़र, एनर्जी पे हम आज सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। और इसमें जो विदेश मंत्री है वो स्पेशलिस्ट हो तो वो निगोशिएशन अच्छे से कर सकता है, उसके पीछे अपनी टीम होती है। जो जनता से जुड़े लोग हैं तो वो जनता के नब्ज़ को समझते हैं कि हाँ इस समय जनता को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये एक मिक्स टीम है। और वर्तमान कार्यकाल में जो विदेश मंत्री हैं वो डिप्लोमेट रह चुके हैं, और जो जो उनके स्टेट
मिनिस्टर हैं फॉर, वो दोनों जनता से चुने हुए लोग हैं। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। और ओवरऑल जो विदेश मंत्रालय है वो एक पीएमओ से डायरेक्ट लिंक्ड होकर के काम करता है। तो प्रधानमंत्री मोदी से ज़्यादा इस समय जनता से जुड़ा हुआ कोई भी राजनेता भारत में नहीं है। हाँ। डायरेक्ट कम्युनिकेशन है उनका सोशल मीडिया के माध्यम से और जनता के बीच में जा कर के अपने रैलियों के माध्यम से। तो प्रधानमंत्री मोदी डायरेक्ट जनता की नब्ज़ समझते हैं और विदेश मंत्री और जो सह विदेश मंत्री हैं दोनों, वो उनके साथ मिलकर काम करें तो ये अच्छी टीम है जो काम कर रही है। सर, कुछ चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे, कुछ और? देखिए, आप लोगों को ये कहना चाहेंगे कि स्वतंत्र टीवी जो है वो काफ़ी अच्छी मेहनत से इन्होंने विदेश नीति के ऊपर जो सवाल तैयार किए और उन्होंने मुझसे पूछा, ये बहुत ही सीमित सवाल थे और जो कंटेम्प्रेरी सवाल थे। और इसमें डिटेल से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि हम फिर से बैठें। बिल्कुल। और वर्तमान में जो जियोपॉलिटिक्स उभर करके आ रही है उसको ये समझना चाहिए आप लोगों को कि भारत कभी भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को बेस्ट लेवल पे ले जा करके अपनी कूटनीति को स्थापित कर रहा है, कूटनीति को क्रियान्वित कर रहा है। और हमें अपने विदेश मंत्री, हमें अपने प्रधानमंत्री, हमें अपने राजनेताओं के नीतियों पे भरोसा करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि वो समय पे सही निर्णय ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो यही मेरा संदेश है। शुक्रिया। तो आज हमने आपकी अभिषेक श्रीवास्तव जी से बात कराई। ऐसे ही शख्सियत से बराबर आपकी द स्वतंत्र में मुलाकात होती रहेगी। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात किसी और विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।